हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू लेक्स एंड क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की शैक्षिक प्रबंधन की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 5th। कौन सी है? क्लास नंबर 5th है, जिसमें हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 है, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। उस चैप्टर के बारे में हमको जो है डिस्कशन करना है। तो क्या दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। चैप्टर का नाम हमारी का क्या है? चैप्टर नंबर 4, न्यू चैप्टर है हमारा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। किसका? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। देखिए इसमें क्या है कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए होता है? जो मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि प्रबंधन के अभाव में प्रत्येक मानवीय संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो अगर प्रबंधन नहीं होगा तो उसके अभाव में प्रत्येक मानवीय संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया जा सकता है। सर्वोत्तम प्रबंधन के द्वारा ही विद्यालय का चहुमुखी विकास हो सकता है। विद्यालय से संबंध दिख रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन जो है निम्न होते हैं। ठीक है, मानवीय संसाधनों का जो प्रबंध है विद्यालय के विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है, क्योंकि अगर प्रबंधन नहीं होगा, उसमें चीज़ें ही नहीं होंगी, तो उसके अभाव से प्रत्येक मानवीय संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि सर्वोत्तम उपयोग के द्वारा ही विद्यालय का चहुमुखी विकास हो सकता है। और विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है क्या? शिक्षक। दूसरा विद्यालय। तीसरा समुदाय। चौथा प्रधानाचार्य। पांचवा कर्मचारी। छठा अभिभावक। ये आप लोगों के 6 जो मानवीय संसाधन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्कूल में इनके बिना जो है प्रबंधन जो है उसका विकास नहीं किया जा सकता है। शिक्षक, बालक, समुदाय, प्रधानाचार्य, कर्मचारी और अभिभावक। बैक टू बैक हर साल 2016, 18, 19, 20, 21 यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है हर साल जो है पूछे गए हैं मानवीय संसाधन से। चलिए, सबसे पहले क्या है? प्रधानाचार्य। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रधानाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानाचार्य के बारे में क्या पढ़ेंगे? विद्यालय शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत इकाई है। विद्यालय क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत इकाई है। और प्रधानाध्यापक उसका क्या होता है? केंद्र बिंदु है। प्रधानाध्यापक के क्या होते हैं? जो प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल जो है वो उसका क्या होता है? केंद्र बिंदु है। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में प्रधानाचार्य का व्यक्तित्व एवं अच्छे प्रबंधन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। क्या होता है? उत्तरदायी होता है। उनके मार्गदर्शन में ही विद्यालय की समस्त शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। प्रधानाचार्य अपनी संतुलित और अनुभवी दृष्टि, व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं अपनी योग्यता और कर्मठता से अपने स्कूल के शिक्षकों का नेतृत्व कर विद्यालय को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में क्या होता है? सफल होता है। प्रधानाध्यापक शिक्षा व शिक्षण प्रक्रिया के संपादन में एक महत्वपूर्ण कारक है और उसका व्यक्तित्व पूरे विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों की कार्यशैली व शिक्षण कला को क्या करता है? प्रभावित करता है। मतलब विद्यालय क्या है कि विद्यालय शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत इकाई है।
विद्यालय क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया की एक मेन इकाई है और जो प्रिंसिपल जो होता है उस इकाई का क्या है, वो सेंटर होता है, मतलब केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में प्रधानाचार्य का व्यक्तित्व एक अच्छे प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। अगर प्रधानाचार्य का व्यक्तित्व अच्छा होता है तो जो मैनेजमेंट है उसके लिए क्या होता है, वो उत्तरदायी होता है और उनके ही मार्गदर्शन में ही विद्यालय की समस्त शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है, प्रशासनिक और शैक्षिक प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। प्रधानाचार्य अपनी संतुलित और अनुभवी दृष्टि, व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं अपनी योग्यता और कर्मठता से अपने स्कूल के शिक्षकों का नेतृत्व कर विद्यालय को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में क्या होता है, सफल होता है। और प्रधानाध्यापक जो है शिक्षा व शिक्षण प्रक्रिया के संपादन में क्या होता है, महत्वपूर्ण कारक है और उसका व्यक्तित्व पूरे विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों की कार्यशैली व शिक्षण कला को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे है कि अच्छे विद्यालय प्रबंधन की दृष्टि से प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होना आवश्यक होता है। देखिए कौन से गुण होना आवश्यक है कि पहला ये कि प्रधानाचार्य में धैर्यता एवं समायोजन करने का कुशल व्यक्तित्व विद्यमान होना चाहिए। दूसरा, प्रधानाचार्य के गुणों में स्थिरता का भाव होना चाहिए और साथ ही उसमें नेतृत्व करने की क्षमता और सभी का मार्गदर्शन करने की कुशलता होनी चाहिए। तीसरा, प्रधानाचार्य को अभिप्रेरणा करता, परीक्षण करता, प्रशासकीय कुशलता में निपुण होना चाहिए एवं सभी क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। आगे क्या है, आगे चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि प्रधानाचार्य का स्वभाव छात्र प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी एवं शांत होना चाहिए। पांचवा क्या है कि प्रधानाचार्य को ज्ञान का भंडार होना चाहिए और वह ज्ञान प्राप्त करने हेतु क्या होना चाहिए, जिज्ञासु भी होना चाहिए। तो हमने प्रधानाचार्य के अंदर गुण पढ़े, कौन कौन से गुण पढ़े। पहला हमने पढ़ा कि प्रधानाचार्य में धैर्यता एवं समायोजन करने का कुशल व्यक्तित्व विद्यमान होना चाहिए। दूसरा, प्रधानाचार्य के गुणों में स्थिरता का भाव होना चाहिए और साथ ही उसमें नेतृत्व करने की क्षमता और सभी का मार्गदर्शन करने की क्या होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। तीसरा हमने क्या देखा कि प्रधानाचार्य को अभिप्रेरणा करता, परीक्षण करता, प्रशासकीय कुशलता में निपुण एवं सभी क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रधानाध्यापक के कार्य क्या होते हैं, किसके, प्रधानाध्यापक के कार्य क्या हैं। पहला क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है कि विद्यालयों में संसाधनों के प्रबंधन में उसकी आवश्यकता होती है। तीसरा, विद्यालय में विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराने के लिए जरूरत होती है। चौथा है, विद्यालय में छात्रों की आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराना, ये भी किसका कार्य होता है, प्रधानाध्यापक का कार्य होता है। प्रधानाध्यापक के दायित्व भी होते हैं मुख्य, देखिए कौन कौन से, जैसे आप बोल सकते हैं कि प्रधानाध्यापक को अपने जो दैनिक कक्षा है उसका अवलोकन में शिक्षक द्वारा शिक्षण में उपयोग की गई टीएलएम का अंकन करना चाहिए और उसको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो टीचर है जो टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को वो पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, और विद्यालय में अवलोकन में टीएलएम के उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की उसको मासिक बैठक में टीएलएम के उपयोग के विषय में समीक्षा की जानी चाहिए। डीपीसी और एसएसए को अनुपालन रिपोर्ट में उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। 2022 में यहाँ से पूछा भी गया था कि प्रिंसिपल के प्रधानाध्यापक के कार्य और उसके दायित्व जो होते हैं वो क्या होते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन, अध्यापक। नेक्स्ट क्या है, अध्यापक के बारे में पढ़ेंगे कि 2019-2021 में जो है पूछा गया है कि अध्यापक जो है वो क्या है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण, संरक्षण, संवर्धन का प्रमुख स्थान है। किसी भी देश की शिक्षा वहाँ की संस्कृति की परिचायक होती है। शिक्षा की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी कौन होते हैं, शिक्षक हैं। वही हमारी संस्कृति, संतति एवं भविष्य का संरक्षक है। शिक्षक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाकर मानवता के पथ को अवलोकित करने वाला कहा जाता है।
इस कारण हमारे देश में शिक्षक को सर्वोपरि माना जाता है और उसे गुरु का स्थान भी दिया जाता है। और जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद तो एक हैं दूजा यहूँ आकार। ये हमारे उसमें शास्त्रों में भी अध्यापक के बारे में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। और शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण संरक्षण संबंध का प्रमुख स्थान है। किसी भी देश की शिक्षा वहाँ की क्या होती है, संस्कृति की परिचायक होती है। शिक्षा की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। और वही हमारी संस्कृति संतति एवं भविष्य का क्या है, रक्षा करने वाले हैं, मतलब संरक्षक हैं। शिक्षक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाकर मानवता के पथ को अवलोकित करने वाला कहा जाता है। और इस कारण हमारे देश में शिक्षक को सर्वोपरि माना जाता है और उसे गुरु का स्थान भी दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक के जरिए ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर शिक्षक हमको नहीं पढ़ाएंगे तो हमको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी। हमारी संस्कृति के बारे में किसके जरिए हमको पता चलता है, शिक्षक के द्वारा ही हमको पता चलता है। शिक्षक शब्द जो है किससे बना है, शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है, शिष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना होता है। एक शिक्षक स्वयं भी सीखता है और छात्रों को भी सिखाता है। जो शिक्षक होता है वो बच्चों से भी सीखता है और बच्चों को सिखाता भी है। क्या है, बच्चों को सिखाता भी है। आगे है, एक शिक्षक को शिक्षण का भी सही ढंग से बोध होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षक की व्यापक परिभाषा देखिए क्या दी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। अ लैम्प कैन नेवर लाइट एंड देन लैम्प अनलेस इट कंटिन्यू टू बर्न इटसेल्फ ऑन फ्लेम। मतलब इसका अर्थ क्या है कि एक शिक्षक जो होता है वो वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। मतलब वो चीज़ों को सीखता रहता है। और जैसे एक जलता हुआ जो दीपक ही दूसरे दीपक को क्या कर सकता है, प्रज्वलित कर सकता है। दीपक बुझ जाएगा तो वो दूसरे को कैसे जला पाएगा, और वो खुद जल रहा है तभी तो वो दूसरे को क्या कर सकता है, प्रज्वलित मतलब जला सकता है। तो अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। मतलब एक शिक्षक जो है वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं क्या है, अध्ययनशील रहता है। कोठारी कमीशन जो था 1964 से 66 में जो बीच में आया था कि नेवी अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता की क्या दी थी, उन्होंने संज्ञा दी है। आशय है कि शिक्षक सामान्य सामाजिक व्यक्ति से अधिक चरित्रवान, उदार, सहिष्णु, दयालु तथा मर्यादित होता है। और एक सफल शिक्षक के प्रमुख गुण क्या है, निम्नलिखित है। शिक्षक के गुण पूछे गए हैं कौन कौन से। एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है और तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को हल करने में क्या रहता है, तत्पर रहता है। क्या रहता है, तत्पर रहता है। दूसरा है कि अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं उनसे स्नेह प्राप्त करने में क्या हो, सक्षम हो। तीसरा, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। चौथा है, अध्यापक में सहनशीलता एवं संवेगागिक स्थिरता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अध्यापक में सहनशीलता एवं सांवेगिक स्थिरता होनी चाहिए। छठा क्या दिया हुआ है, आगे है पांचवा दिया हुआ है कि अध्यापक में कल्पना दृष्टि तथा सृजनात्मकता होनी चाहिए। छठा है, अध्यापक को बदले हुए परिवेश के साथ समायोजन करने की क्षमता से क्या होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। ठीक है, बारी आती है शिक्षक के कार्य के बारे में कि शिक्षक के कार्य जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। शिक्षक के कार्य हैं कि छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखकर उसके व्यक्तित्व एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में क्या करे, सहयोग करे। अगला है दूसरा, छात्रों को उपयुक्त कक्षा कार्य
एवं गृह कार्य करके समय से उनका निरीक्षण भी करे, देखे कि बच्चे काम करके लाए हैं या नहीं करके लाए हैं। तीसरा है अध्यापक समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में जाकर शिक्षण कार्य करे, मतलब जो उनकी टीचर्स को एक समय सारणी मिलती है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो बच्चों की क्लास में जाकर उनको पढ़ाए। चौथा है अध्यापक अनुशासन प्रिय हो तथा उसे छात्रों में भी अनुशासन की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए, मतलब जो अध्यापक है वो आपका कैसा होना चाहिए, अनुशासन प्रिय हो तथा उसे छात्रों में भी अनुशासन की प्रवृत्ति जो है क्या करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। तो हमने किसके, शिक्षक के कार्य पढ़े। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या होते हैं। शिक्षक के उत्तरदायित्व, शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या है कि पहला है छात्रों का ज्ञानार्जन कराना, दूसरा छात्रों के चरित्र का विकास करना, तीसरा कक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था कराना, चौथा है छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना, पांचवा विद्यार्थियों के अंदर उचित मूल्यों का क्या करना, विकास करना, छठा क्या है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन करना, सातवां है छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, आठवां है छात्रों को कुशल नागरिक बनाना, नवां छात्रों को जरूरत पड़ने पर परामर्श देना, दसवां है छात्रों को कुशल नागरिक बनाना, 11वां है छात्रों के नेतृत्व को परीक्षण देना और 12वां क्या होता है, छात्रों में व्यावसायिक रुचि क्या करना, उत्पन्न करना। तो शिक्षक के उत्तरदायित्व कौन कौन से होते हैं, छात्रों का ज्ञानार्जन करना, उनका ज्ञान बढ़ाना, उनके चरित्र का विकास करना, कक्षा सुचारू रूप से चल रही है उसकी व्यवस्था कराना, छात्र जो कार्य करके ला रहे हैं उनका मूल्यांकन करना, बच्चों के अंदर मूल्यों का विकास करना, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन करना, छात्रों की समस्याएं हैं उनका समाधान करना, उनको एक कुशल नागरिक बनाना, जरूरत पड़ती है तो उनको एक परामर्श देना, ठीक है, और उनके नेतृत्व का परीक्षण देना और छात्रों में व्यावसायिक रुचि क्या करना, उत्पन्न करना। नेक्स्ट टॉपिक है बालक। तीसरे क्या उनसे इंपॉर्टेंट होते हैं मानवीय संसाधनों में बालक। बालक क्या है, देखिए बालक क्या होते हैं कि बच्चे विभिन्न तरीकों से विद्यालय प्रबंधन में अपना योगदान देते हैं। बच्चों के योगदान मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से, देखिए बच्चे क्या होते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य होते हैं, अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य होता है और उन्हें समय के आवश्यकता के अनुरूप क्या होती है, शिक्षा प्रदान कराना हमारा क्या है, कर्तव्य है। कक्षा में शिक्षक की मदद करना, विद्यालय वातावरण में उनको सुधार लाना, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यालयों की बच्चों की क्या करना, सहायता करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, समुदाय। क्या होता है, समुदाय। समुदाय क्या है कि विद्यालय जाने के बाद बच्चों को नए वातावरण में नए लोगों के साथ रहना पड़ता है, अतः विद्यालय में भी बच्चा प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण वातावरण की अपेक्षा करता है। इस प्रकार के वातावरण को संभावना तभी हो सकती है जब घर, समुदाय तथा विद्यालय में भावात्मक साम्यता स्थापित की जाए। अतः विद्यालय में अभिभावक अध्यापक संघ की स्थापना की जाती है, जिससे अध्यापक बालक के परिवार और परिवार के सदस्य से परिचित हो सके। परिवार और विद्यालय से, इससे समुदाय तथा विद्यालय दोनों ही बच्चों के वांछनीय विकास में एक दूसरे के क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए विद्यालय बच्चा जाता है तो उसको नया वातावरण मिलता है, नए लोगों के साथ रहेगा, तो बच्चों के विद्यालय में बच्चे को प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण भी मिलना चाहिए, जिससे बच्चा उसमें कंफर्टेबल फील कर सके। तो जब घर में जो समुदाय और विद्यालय में क्या होना चाहिए, जो एक भावात्मक सम्यता है वो स्थापित की जानी चाहिए। विद्यालय में आपको अभिभावक अध्यापक संघ की स्थापना करी जानी चाहिए, जिससे अध्यापक बच्चों के बारे में जान सके और जो पेरेंट्स हैं वो अध्यापक व बच्चों के बारे में जान सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि समुदाय और विद्यालय दोनों की ही बच्चे के वांछनीय विकास में एक दूसरे को क्या हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं।
ये जो समुदाय होता है, ये शिक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर विद्यालय में समुदाय का सहयोग प्राप्त होगा तो विद्यालय और बच्चों से विभिन्न जुड़ी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी आंखें रखना, समुदाय के किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि इस प्रकार की चीज़ें जो है की जा सकती हैं। आगे है विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के मध्य संबंध क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। क्या होता है कि बालक की शिक्षा, किसकी, बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू होती है। बच्चा बड़ा होकर परिवार से बाहर के व्यक्तियों के संपर्क में आता है, मोहल्ले तथा गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलता कूदता है तथा समुदाय के अन्य कार्यों में सक्रिय रूप से क्या लेता है, वो भाग भी लेता है। वह इन सब कार्यों एवं क्रियाओं द्वारा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और कुछ समुदाय के लोग उन सब से नई तरीकों को अपनाता है और जो देखता है। बच्चा सबको देखते हुए ही उनका रहन सहन, भाषा, स्वभाव, आचार विचार, रुचि व अरुचि सब कुछ अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय से ग्रहण करते हैं और वह वैसे ही बन जाते हैं जैसा समुदाय चाहता है। ठीक है, समुदाय के आदर्श, किसके, समुदाय के आदर्श क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। विद्यालय तथा समुदाय दोनों ही बालक के विकास में बराबर की भूमिका निभाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा उसे समुदाय का कुशल सदस्य बनाती है। सतत शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपना अधिकतम विकास करता हुआ समाज की सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक आवश्यकताओं को समझता है। इस प्रक्रिया के द्वारा समुदाय का विकास जो है क्या रहता है, वो चलता रहता है। तो देखिए इनके बीच में संबंध क्या है कि जब बच्चा की शिक्षा उसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, परिवार से शुरू होती है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो परिवार से निकलकर बाहर के व्यक्ति हैं, समुदाय है, उसके संपर्क में आता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। वो जैसे जो कार्य वो देखता है प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं चीज़ को क्या सीखता है, उसी की रुचि अरुचि विचार सब कुछ उसके आसपास के समुदाय से अफेक्ट करते हैं, उन्हीं के जरिए सीख जाता है। जैसा वो समुदाय करता है उसी प्रकार से वो करता है, बालक भी करता है, तो वो वैसा ही बन जाता है जैसा ही समुदाय करता है। समुदाय के जो आदर्श होते हैं वो बच्चे को बहुत प्रभावित करते हैं। विद्यालय और जो समुदाय होते हैं दोनों ही बालक के विकास में बराबर की भूमिका निभाते हैं। मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है और शिक्षा उसे समुदाय का कुशल सदस्य बनाती है। सतत शिक्षा के द्वारा ही क्या होता है, जो सतत शिक्षा है उसके द्वारा ही व्यक्ति अपना अधिकतम विकास करता हुआ समाज की सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक आवश्यकताओं को समझता है और इस प्रक्रिया के द्वारा समुदाय का विकास जो है क्या रहता है, वो चलता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्यालय प्रबंधन में समुदायों की भूमिका। किसकी, विद्यालय प्रबंधनों में समुदाय की जो भूमिका है वो क्या है। 2018, 19, 20 यहाँ से जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं ग्राम शिक्षा समिति के बारे में। किसमें, ग्राम शिक्षा समिति के बारे में पढ़ते हैं।